हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं और सी प्लस प्लस में भी आपको मैंने बताया था कि सी प्लस प्लस एक प्रोसीजर लैंग्वेज भी है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बताना भूल गया। खैर, आप नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए method of implementation in which each program is an organized collection of objects। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन, एक प्रोग्राम जो होता है, हर एक प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्ट्स के एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन से आपका एक प्रोग्राम बनेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको सी और सी प्लस में कुछ सिमिलरिटीज़ बताए थे और कुछ डिफरेंसेस बताए थे। डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कि एक रेफरेंस वेरिएबल्स होता है। सी जो है वो रेफरेंस वेरिएबल्स को सपोर्ट नहीं करता, जबकि सी प्लस रेफरेंस वेरिएबल्स को सपोर्ट करता है। तो रेफरेंस वेरिएबल होता है क्या स्टूडेंट्स, एक बार वो पढ़ लेते हैं। A reference variable is an alias that is another name for an already existing variable। मतलब कोई एक वेरिएबल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उस वेरिएबल के लिए आपको एक अलग से उसको एक नाम देना है, उसको एक अलग नाम से नाम असाइन करना है। तो उसके लिए हम रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प लेते हैं। तो कैसे स्टूडेंट्स, इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच। स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि इसमें हम हेडर फाइल्स को थोड़ा सा बदल चुके हैं। सी में हम stdio डॉट एच और conio डॉट एच को यूज़ करते थे, लेकिन सी प्लस प्लस में हम IO stream डॉट एच को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच। इसकी फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। और दूसरी फाइल मैंने इंक्लूड की है स्टूडेंट्स हैश इंक्लूड conio डॉट एच। उसके बाद मेरे पास मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन से पहले हम वॉइड लगाते हैं। स्टूडेंट्स, कई कई बुक्स में यहाँ पे इंट मेन भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन आपको एक लास्ट स्टेटमेंट लिखी मिलेगी रिटर्न जीरो। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिटर्न जीरो स्टेटमेंट नहीं लिखनी तो यहाँ पे आप वर्ड लिखो इंट की बजाय। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड मेन, ओपन करली ब्रेस से हम मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले रखा है ए, जो कि इंटीजर टाइप का, और उसमें मैंने वैल्यू असाइन की है 10। ठीक है, अब नीचे स्टूडेंट्स मैं एक रेफरेंस वेरिएबल लेने जा रहा हूँ इसके लिए। तो मैंने लिखा इंट एम्परसैंड बी इज इक्वल टू ए। मतलब ए, ये इक्वल नहीं है, ये एक्चुअल में असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे मैंने एम्परसैंड बी असाइनमेंट ऑपरेटर ए का यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो बी है वो एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा ए का। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने CLR फंक्शन से स्क्रीन को क्लियर किया है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन है ये। फिर सी आउट के साथ स्टूडेंट हम जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू ऑफ बी इज़, और ये बी की वैल्यू को हम शो कर देंगे। बी की वैल्यू वही शो करेगा जो ए की वैल्यू होगी, जैसे कि 10 यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे दिखाएगा वैल्यू ऑफ बी इज़ 10। लेकिन अब स्टूडेंट्स नीचे मैंने ए इज इक्वल टू 20 कर दिया है, मतलब ए को मैंने 20 वैल्यू साइन कर दी है। अब भी मैं नीचे देख रहा हूँ न्यू वैल्यू ऑफ बी इज़, तो ये अब 20 दिखाएगा, पहले ये 10 दिखा रहा था, अभी 20 दिखा रहा है। तो जैसे कि हम ए की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, वो वैल्यू आपकी बी में भी रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली हो रही है, क्योंकि बी इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ ए। ठीक है, लास्ट में स्टूडेंट्स गेट सी एच, जैसे कि हम एज यूजल पहले भी यूज़ करते आए हैं कि ये आपके लिए कोई वेट करता है कि आप कोई करेक्टर इनपुट डालो, तो सिर्फ उसी के लिए जस्ट हम इसको यूज़ कर रहे हैं गेट सी एच का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम रेफरेंस वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। खैर, आपको बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारी जगह पे आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा। सिर्फ मेरे वीडियोस में ही आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का जिक्र मिल सकता है जो आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो इसलिए मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्लास। क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है एक्चुअल में हूप्स का कंसेप्ट ही क्लास और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो हमें क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं डेफिनेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। एक क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। स्टूडेंट्स, जनरली हम क्लास किसको बोलते हैं? अगर हम एक स्कूल की बात करें तो एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो और हर एक स्टूडेंट्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉमन प्रॉपर्टी मीन्स सभी का रोल नंबर होता है, सभी का एक नेम होता है, सभी का एक क्लास होती है, सेक्शन होता है। ठीक है, सेक्शन में भी ग्रुप बने होते हैं, तो ग्रुप भी हो सकता है। तो ये सारी क्या कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं।
और बिहेवियर्स भी कुछ कॉमन हो सकते हैं कि सारे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, स्टडीज ऑफ बिहेवियर्स या। तो स्टूडेंट्स लेकिन उन यहाँ पे हर एक, अगर मैं हर एक स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट मान लूँ तो वो पूरा एक जो ग्रुप बनता है, हर एक स्टूडेंट को मिलाने के बाद, सारे स्टूडेंट्स को मिलाने के बाद जो ग्रुप बनता है उसको हम क्लास बोल देते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि एक क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। दूसरी डेफिनेशन, एक क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग अदर ऑब्जेक्ट्स। हम ये भी कह सकते हैं कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट की हेल्प से हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टूडेंट को एक क्लास मान लेता हूँ, अब मुझे कुछ और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है, जैसे रमेश को क्रिएट करना है, मुकेश को क्रिएट करना है, और दोनों ही मेरे क्लास स्टूडेंट के टाइप के हैं। तो पहले में से स्टूडेंट का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, उसमें मुझे उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तैयार करना पड़ेगा, बिहेवियर तैयार करना पड़ेगा। फिर बाकी जो मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ, जैसे मान लो मैंने रमेश और मुकेश 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उन स्टूडेंट टाइप के, तो उनमें भी मुझे वो जो प्रॉपर्टीज होंगी और बिहेवियर्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि एक क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसकी हेल्प से हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये नीचे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल बताया हुआ है, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर को अगर मैं एक क्लास मान लूँ तो टेबल चेयर क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। मतलब टेबल चेयर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, टेबल अलग चीज़ है, चेयर अलग है, लेकिन दोनों में ही कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज़ के दोनों वुड के बने हुए हैं, ठीक है, दोनों वुड के बने हुए हैं और बिहेवियर भी सेम है। अगर मैं उन दोनों को आग लगा देता हूँ, फायर दे देता हूँ, तो दोनों सेम तरीके से जलेंगे क्योंकि है तो दोनों वुडन है। तो ये उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज और कॉमन बिहेवियर्स होगी, और उन कॉमन और प्रॉपर्टीज बिहेवियर्स के कारण ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस क्लास का नाम है फर्नीचर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने अभी क्लास की बात की। अगर ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। एक तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक क्लास की ही इंस्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ टेबल इज एन इंस्टेंस ऑफ ए फर्नीचर। फर्नीचर क्योंकि फर्नीचर में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बेड टेबल चेयर सारे फर्नीचर में ही आ जाते हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो फर्नीचर टाइप के हैं। तो फर्नीचर एक क्लास हो सकती है और टेबल चेयर सारे उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट एक क्लास हो सकती है, रमेश मुकेश गीता सुनीता ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरा चीज, एनी एंटिटी दैट हैज सम प्रॉपर्टीज एंड सम बिहेवियर्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इस वर्ल्ड की हर एक चीज, हर एक एंटिटी, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, जो कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को रखती है वो सारी चीज ऑब्जेक्ट है। मैं फर्नीचर को, मैं टेबल को भी एक ऑब्जेक्ट कहूँगा, चेयर को भी ऑब्जेक्ट कहूँगा, पेन है उसको भी एक ऑब्जेक्ट कहूँगा। ये तो सारी मेरी नॉन लिविंग थिंग्स होगी। कुछ लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें, टीचर है, टीचर भी एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट हर एक एंटिटी हो सकती है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ बिहेवियर्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने ग्रीन में कुछ लिख रखा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो मैंने ग्रीन में अलग से लिख रखा है। इन सी प्लस प्लस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डाटा मेंबर्स। अगर सी प्लस प्लस में हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो उन प्रॉपर्टीज को हम सी प्लस प्लस में डाटा मेंबर्स बोलते हैं। और ऐसे ही बिहेवियर्स आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट की 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी प्रॉपर्टीज और एक उसके बिहेवियर्स। सी प्लस प्लस में अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं डाटा मेंबर्स, इसी तरीके से बिहेवियर्स को हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। तो हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो डाटा मेंबर्स और एक मेंबर फंक्शंस। डाटा मेंबर्स जनरली स्टूडेंट्स हम वेरिएबल्स या कांस्टेंट जो आपके मेंबर्स होते हैं आपकी क्लास के, उन डाटा मेंबर्स जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम डाटा मेंबर्स बोलते हैं। इसी तरीके से जो हम मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं, जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर, वो क्लास के मेंबर फंक्शंस हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट इज ए क्लास एंड रमेश मुकेश और ऑब्जेक्ट्स, मैंने अभी आपको बताया भी है इसके बारे में। तो हमें एक तो ये क्लियर कर देना चाहिए कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आपके लिए एक प्रोग्राम है कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे प्रोग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream.h। उसके नीचे मैंने दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड किया हैश इंक्लूड conio.h। फिर स्टूडेंट्स मैंने एक क्लास बनाई है और क्लास का नाम मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रखा है, मैंने लिखा क्लास स्पेस स्टूडेंट। तो क्लास क्या है, क्लास इज ए कीवर्ड और इस कीवर्ड की हेल्प से हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि क्लास कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ए क्लास। अब स्टूडेंट मैंने लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी, स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें तो सब कुछ स्मॉल में लिखते हैं, तो स्टूडेंट में ऐसे मैंने कैपिटल को लिखा है।
पहली बात तो आपको स्टूडेंट ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने स्टूडेंट लिखा है वो एक यूज़र डिफाइंड नेम है, एक आइडेंटिफायर है, और आइडेंटिफायर में हम अपर केस लोअर केस लेटर्स कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, पहला लेटर आपका डिजिट नहीं होना चाहिए, पहला करेक्टर आपका डिजिट नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज़ किए जा सकते हैं, कोई पीरियड स्पेसेस अलाउड नहीं है और कोई कीवर्ड अलाउड नहीं है। मतलब स्टूडेंट एक नाम है, इसकी जगह अगर मैं कोई कीवर्ड यूज़ करता, मान लो मैंने लिखा होता क्लास स्पेस 4, तो मुझे एरर मिलता है क्योंकि 4 एक कीवर्ड है और 4 को मैं एज आइडेंटिफाई यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्लास की बॉडी को स्टार्ट किया ओपन कर्ली ब्रेस के साथ। फिर इसमें मैंने लिखा प्राइवेट, प्राइवेट के बाद मैंने कोलन साइन लिखा है और प्राइवेट को मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। तो प्राइवेट इज ए कीवर्ड इन ये जहाँ पे जो प्राइवेट और पब्लिक मैंने लिखे हैं ये एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं इनको, एक्सेस स्पेसिफायर्स, ACCESS एक्सेस, SPECIFIERS एक्सेस स्पेसिफायर्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये एक्सेस को स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एक्सेसिबल है। तो स्टूडेंट्स आपको एक डिफरेंस मैं पहले ही बता देता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर और क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है। हमने सी में स्ट्रक्चर पढ़े थे, C++ में भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम सारे काम वो कर सकते हैं जो हम सी में करते थे। लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर क्लासेस जो है स्ट्रक्चर से कैसे डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बता देता हूँ, स्ट्रक्चर्स में हमें प्राइवेट और पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके सारे मेंबर्स ही बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। लेकिन क्लासेस क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है, मुझे कुछ डाटा को हाइड या सिक्योर भी करना होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। मतलब ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर मैं यहाँ पे नहीं भी यूज़ करता, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट ही होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिया है और मैंने यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कमेंट्स में नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। तो इसका मतलब जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे, वो सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज़ किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने रोल नंबर लिया है इंटीजर टाइप का और नेम लिया है, नेम जो कि एक करेक्टर है 25 साइज का। तो अगर कोई स्टूडेंट्स आपसे पूछ ले कि इस क्लास का साइज़ क्या होगा, जो इस क्लास का है ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ क्या होगा, तो स्टूडेंट्स मुझे पता है कि नेम जो है करेक्टर एरे है और हर एक करेक्टर 1 बाइट का होता है। मैंने 25 साइज लिया है तो 25 बाइट्स सही हो गए, जबकि इंटीजर आपका 2 बाइट्स होता है तो रोल नंबर आपका 2 बाइट्स लेगा। तो टोटल साइज मेरा कितना आ गया 25 + 2 27 बाइट्स। तो खैर स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने लिया पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, मैंने लिखा पब्लिक, उसके बाद कोलन साइन। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है आगे कमेंट्स में एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। तो पब्लिक है तो क्लास से बाहर एक्सेसिबल होगा, प्राइवेट है तो क्लास तक ही लिमिटेड है, क्लास से बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो इसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स एक फंक्शन बनाया है, मेंबर फंक्शन बनाया है। मैंने लिखा वॉइड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कोई आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन ही हो सकता है, कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सेप्ट कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है तो मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिया। यहाँ पे आप एक्स वाई जेड ABC किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हो। तो मैंने लिया वॉइड एक्सेप्ट, इसके अंदर स्टूडेंट मैं रोल नंबर नेम को एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और डबल कोट्स में मैंने लिखा है एंटर रोल नंबर एंड नेम, डबल कोट्स को क्लोज किया और एंड स्टूडेंट्स इज ए मैनिपुलेटर। एंडल एक मैनिपुलेटर है और जिसका काम होता है एंड ऑफ लाइन, मतलब ये एक लाइन को ख़त्म कर देगा और आपके इंसर्शन पॉइंट को नेक्स्ट लाइन पर पहुंचा देगा। तो स्टूडेंट सीन से हम एक्सेप्ट करवा सकते हैं। सीन के साथ मैंने जो ऑपरेटर यूज़ किया वो है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। मैंने लिखा रोल नंबर फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नेम, तो रोल नंबर और नेम को मैं यूज़र से एक्सेप्ट करवा लूँगा। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब हम बहुत सारी इनपुट्स या बहुत सारी आउटपुट्स एक ही लाइन में लिखी जाती हैं, एक स्टेटमेंट में लिखी जाती हैं, तो उसको कास्केडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी सीन स्टेटमेंट है इसमें मैं रोल नंबर को भी एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, नेम को भी एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, ये मेरी कास्केडिंग स्टेटमेंट होगी। तो स्टूडेंट मैंने वर्ड एक्सेप्ट फंक्शन को क्लोज कर दिया, एक्सेप्ट फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर दूसरा है मेरा डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन में मैं रोल नंबर और नेम की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो डिस्प्ले फंक्शन में मैंने ओपन कर्ली ब्रेस से बॉडी को स्टार्ट किया, मैंने सी आउट करके रोल नंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया और नेम की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। इस तरीके से आप देख लो कैसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इस प्रोग्राम को आपने लिख के देखना है, कंपाइल करना है और एग्जीक्यूट करके देखना है। तो एक्सेप्ट डिस्प्ले फंक्शन की मैंने बॉडी को क्लोज किया। उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट मैंने क्लास की बॉडी को क्लोज किया है क्लोज कर ली ब्रेस के साथ और सेमीकोलन लगाया है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब कोई क्लास क्लोज होती है तो सेमीकोलन लगता है। स्टूडेंट ऐसे ही हमने स्ट्रक्चर और यूनियन में भी देखा था, जब हम स्ट्रक्चर और यूनियन को क्लोज करते हैं तब भी सेमीकोलन लगाया जाता है। ऐसे ही क्लास को टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मेन फंक्शन,
मेन फंक्शन आपका तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, मेरी क्लास का नाम था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट स्पेस स्टूड लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो इसका मतलब मैंने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम स्टूड है। फिर उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब मैंने लिखा स्टूड डॉट एक्सेप्ट और स्टूड डॉट डिस्प्ले। तो क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के मेंबर फंक्शंस को ही एक्सेस कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, तो क्लास के मेंबर को फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हम पहले क्लास के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर डॉट ऑपरेटर लिखेंगे और फिर मेंबर फंक्शंस का नाम लिखेंगे या डाटा मेंबर्स का नाम लिखेंगे जो भी हमें पब्लिकली अवेलेबल हों। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर और नेम को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, एक्सेस नहीं कर सकता था, क्योंकि रोल नंबर और नेम दोनों प्राइवेट थे, लेकिन एक्सेप्ट और डिस्प्ले दोनों पब्लिक हैं। तो इसलिए मैं मेन फंक्शन में उन दोनों को एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन आप मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कभी भी नहीं कर सकते। मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने स्टूड डॉट एक्सेप्ट लिखा है और स्टूड डॉट डिस्प्ले लिखा है और लास्ट में गेट सी एच। तो यहाँ पे क्लास के पहले एक्सेप्ट फंक्शन कॉल हुआ, फिर क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ और उसके बाद गेट सी एच आपकी वेट कर रहा है कि आप कोई करैक्टर इनपुट डालो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको प्राइवेट और पब्लिक दोनों मेंबर लेके दिखाए थे, लेकिन इस एग्जाम्पल में मैं डाटा मेंबर्स को पब्लिक लेने जा रहा हूँ। तो पब्लिक डाटा मेंबर्स का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट मैंने लिखा है हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम डॉट एच, फिर उसके बाद मैंने लिखा है हैश इंक्लूड कोनो डॉट एच। दो हेडर फाइल्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। फिर स्टूडेंट मैंने लिखा है क्लास, क्लास का नाम मैंने लिखा है स्टूडेंट और ओपन कर्ली ब्रेस के साथ मैंने बॉडी को स्टार्ट किया है। फिर इसमें मैंने प्राइवेट मैंने डाटा मेंबर्स की बजाय मैंने पब्लिक लिया है, पब्लिक कोलन साइन इंट रोल नंबर और कैर नेम 25। तो इसमें मेरे पास दो डाटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर और नेम, दोनों को मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन किया है, पब्लिक डिफाइन किया है। तो लास्ट में फिर मैंने क्लास को क्लोज करने के लिए क्लोज कर्ली ब्रेस का यूज़ किया, उसके बाद सेमीकोलन लगाया। अब स्टूडेंट मैंने मेन फंक्शन लिया, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट स्पेस स्टूड और फिर क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे मैं रोल नंबर और नेम यूज़र के एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। मैंने लिखा है सी आउट एंटर रोल नंबर एंड नेम, लेकिन रोल नंबर नेम को एक्सेप्ट करवाने के लिए मुझे क्लास को एक्सेस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने लिखा सीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर स्टूड डॉट रोल नंबर, फिर मैंने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लिखा है स्टूड डॉट नेम। तो देखो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया स्टूड डॉट रोल नंबर स्टूड डॉट नेम। और एक और चीज़ आपने देखी है, मैं इन दोनों डाटा मेंबर्स को क्लास से बाहर एक्सेस कर पा रहा हूँ मेन फंक्शन के अंदर। मैं क्लास से बाहर एक्सेस कर पा रहा हूँ मेन फंक्शन के अंदर, इसीलिए क्योंकि ये दोनों ही रोल नंबर और नेम पब्लिकली डिफाइंड है। यहाँ पे पब्लिकली इनको डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे इनको पब्लिकली डिक्लेयर किया है पब्लिकली, इसीलिए रोल नंबर नेम को मैं मेन फंक्शन में एक्सेस कर पा रहा हूँ क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इसी तरीके से मैंने दोनों को डिस्प्ले भी करवा दिया। एक्सेप्ट करवाने के बाद मैंने लिखा सी आउट रोल नंबर और मैंने रोल नंबर की वैल्यू को दिखा दिया स्टूड डॉट रोल नंबर से। इसी तरीके से सी आउट नेम और नेम की वैल्यू को मैंने डिस्प्ले करवा दिया स्टूड डॉट नेम से। देखो मैंने कैसे कर रखे हैं। उसके बाद लास्ट में गेट सी एच यूजर के लिए वेट करने के लिए कि वो कोई करेक्टर इनपुट डाले। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम डाटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को प्राइवेट या पब्लिक कैसा भी डिफाइन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा प्रोग्राम कैसा बनेगा। अभी तक स्टूडेंट्स हमने जो पहले प्रोग्राम किया था उसमें हमने फंक्शंस को क्लास के अंदर डिफाइन किया था। एक बार देख लेते हैं। इसमें मैंने मेंबर फंक्शंस को क्लास के अंदर ही डिफाइन किया था, एक्सेप्ट फंक्शन को और डिस्प्ले मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन किया था, जबकि क्लास मैंने लास्ट में टर्मिनेट की थी सेमीकोलन के साथ। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें हम क्लास के मेंबर फंक्शंस को क्लास से बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। हम जरूरी नहीं है क्लास के मेंबर फंक्शंस को क्लास के अंदर ही डिफाइन किया जाए, क्लास के मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर भी डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन क्लास के मेंबर फंक्शंस को क्लास से बाहर डिफाइन करने के लिए हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा कैसे जाता है, पहले आप कोलन साइन लगाओगे फिर दोबारा कोलन साइन लगाओगे, तो इसमें 2 बार कोलन साइन लगाओगे तो आपका एक नया ऑपरेटर बनेगा। उस ऑपरेटर का नाम है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट इसके बारे में। A class member functions can be defined outside the class by using scope resolution operator। स्टूडेंट मैंने अभी आपको यही बताया कि क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर भी डिफाइन किया जा सकता है और उसके लिए हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि डबल कोलन साइन से लिखा जाता है इस तरीके से। तो सिंटैक्स क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जब हम बाहर डिफाइन करेंगे
पहले रिटर्न टाइप आएगा, फंक्शन का जो भी रिटर्न टाइप है, फिर क्लास का नाम आएगा जिस क्लास का वो मेंबर फंक्शन है, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, और फिर उसके बाद फंक्शन का नाम आएगा, पैरेंथेसिस आएंगी अगर कोई आर्गूमेंट लिस्ट है तो वो आर्गूमेंट लिस्ट आएगी, अगर नहीं है तो उसको हम खाली छोड़ देंगे, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, फिर ओपन कर्ली ब्रेस से हम फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करेंगे, और फंक्शन की बॉडी लिखने के बाद, डेफिनेशन लिखने के बाद लास्ट में हम क्लोज कर्ली ब्रेस से फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से स्टूडेंट हम करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये आज के टॉपिक का मैं लास्ट एग्जाम्पल रखूँगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे, और आज के लिए, आज इस लेक्चर के लिए ये मेरा लास्ट प्रोग्राम होगा। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रोग्राम्स को लिखना, कंपाइल करना और एग्जीक्यूट करके देखना, ज़रूर ये करना। तो स्टूडेंट्स, कैसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ होता है वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने हैश इंक्लूड iostream.h फाइल को लिखा है। इसका मतलब मैंने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। फिर मैंने लिखा है हैश इंक्लूड conio.h, मैंने कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने लिखा है क्लास स्टूडेंट, मैंने क्लास बनाई है जिसका नाम स्टूडेंट है। आप इस स्टूडेंट के एस को स्मॉल भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कैपिटल ही हो। फिर ओपन कर्ली ब्रेस, फिर मैंने लिखा है प्राइवेट, एक्सेस स्पेसिफायर का यहाँ पे यूज़ किया है, प्राइवेट कोलन साइन लिखा है। उसके बाद इंट रोल नंबर और कैर नेम 25। तो मैंने जो नेम है एक स्ट्रिंग ली है, करेक्टर एरे लिया है जो 25 साइज का है, और रोल नंबर मैंने लिया इंटीजर टाइप का। ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डाटा मेंबर्स हो जाएंगे। तो रोल नंबर एंड नेम आर द डाटा मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट क्लास हियर। तो फिर उसके नीचे मैंने लिखा पब्लिक, और पब्लिक में मैंने दो मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ उनका प्रोटोटाइप दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा वॉइड एक्सेप्ट, आपकी पैरेंथेसिस आ गई, सेमीकोलन, अगर कोई आर्गुमेंट होता है तो वो आर्गुमेंट लिस्ट भी हम इसमें डाल देते हैं, लास्ट में सेमीकोलन। इसी तरीके से वॉइड डिस्प्ले, पैरेंथेसिस आ गई, उसके बाद सेमीकोलन, फिर क्लास स्टूडेंट क्लास को मैंने टर्मिनेट कर दिया कर्ली ब्रेस के साथ, और उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने वॉइड एक्सेप्ट और वॉइड डिस्प्ले दो फंक्शन लिए हैं, लेकिन दोनों फंक्शन को यहाँ पे जस्ट मैंने डिक्लेयर किया है, जस्ट उनका प्रोटोटाइप दिया है। डिफाइन मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ उनको। तो बाहर डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट मैंने क्या बताया था, सबसे पहले रिटर्न टाइप आएगा। रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या था, वॉइड, उसके बाद क्लास का नाम आएगा। तो क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ले लिया मैंने। फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ले लिया। फिर फंक्शन का नाम ले लिया एक्सेप्ट, फिर ओपन पैरेंथेसिस, अगर कोई आर्गुमेंट लिस्ट आती तो वो भी हम ले लेते हैं। फिर पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैसा ही किया। तो यहाँ पे डबल ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कमेंट्स में, डबल कोलन साइन इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो डबल कोलन साइन से हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को बोलते हैं यहाँ पे। तो बाकी तो स्टूडेंट सेम ही है, फंक्शन को हम इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट एंटर रोल नंबर एंड नेम एंड एल, और सीन में मैंने रोल नंबर और नेम डायरेक्ट लिख दिया। अब कई स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के साथ क्यों नहीं लिया, ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर या ऑब्जेक्ट डॉट नेम क्यों नहीं लिया। स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका जो एक्सेप्ट फंक्शन है वो क्लास का ही मेंबर फंक्शन है, और क्लास के मेंबर फंक्शन क्लास के डाटा मेंबर्स को एक्सेस डायरेक्टली कर सकते हैं, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सेप्ट और डिस्प्ले दोनों ही क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं। इसी तरीके से रोल नंबर और नेम डाटा मेंबर्स हैं। तो जब हम एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू रोल नंबर और नेम को एक्सेप्ट या डिस्प्ले करवाएंगे तो हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मुझे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। मैंने डायरेक्टली सीन रोल नंबर और सीन नेम लिया है। यहाँ पे मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ द स्टूडेंट क्लास। इसी तरीके से स्टूडेंट मैंने नीचे डिस्प्ले करवाया है, मैंने लिखा वॉइड स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले, और यहाँ पे रोल नंबर नेम की वैल्यू को मैंने डिस्प्ले करवा दिया। हाँ, अगर ये जो है आपका मेंबर फंक्शन नहीं होते, कोई अदर फंक्शन होता है, जैसे कि मेन फंक्शन था, पीछे हमने मेन फंक्शन का यूज़ किया था। मेन फंक्शन भी अदर फंक्शन में आता है, वो भी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता, तो वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। लेकिन क्लास के मेंबर फंक्शन में हमें क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने दोनों फंक्शन को डिफाइन कर दिया, एक्सेप्ट फंक्शन को भी और डिस्प्ले फंक्शन को भी। फिर बात आती है मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन में हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूड, और स्टूड के थ्रू मैंने एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कर लिया, और स्टूड के थ्रू ही मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ किया फंक्शंस को डिफाइन करते टाइम और क्लास से बाहर डिफाइन करते टाइम।
तो स्टूडेंट्स वैसे तो हम क्लास के मेंबर फंक्शंस को क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं, लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है कि हम क्लास के मेंबर फंक्शंस को क्लास से बाहर डिफाइन करें। जब हम क्लास के मेंबर फंक्शंस को क्लास से बाहर डिफाइन करते हैं तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।